आवर न्यू टॉपिक इज लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। अभी तक हमने देखा कि सूफीज जो थे और जो चिश्तीज थे वो कॉमन पीपल से कनेक्ट होके भगवान को एक लव के मेथड से, वो कहते थे डिवाइन लव होना चाहिए, आप दुनियादारी सब भूल के बस भगवान में रम जाओ, प्यार करो उनसे। तो उसके लिए ये कविताएं गाया करते थे, अपनी नज्म सी बनाया करते थे, जिनके लिए अभी हमने अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ा था कि जब वो निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती की दरगाह में बैठते थे तो वो कॉल किया करते थे, मतलब कव्वालीस के पहले जो पूरा गाया जाता है एक राइम जैसा, उसको कॉल कहते हैं। तो उसका भी रिवाज था। तो ये जो समा बनता था, मतलब जब गैदरिंग्स होती थी और ये पूरा पोइट्री का सेशन शुरू होता था, उसको समा कहते थे। तो चिश्तीज ने इन समाओं को लोकल लैंग्वेज में कहना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने कन्वर्स करना शुरू किया हिंदवी लैंग्वेज में, जो कि लोकल पीपल की लैंग्वेज थी। फिर जो बाबा फरीद थे उन्होंने भी एक लोकल लैंग्वेज में शुरू किया, जिन वर्सेस को गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐड किया गया है। ये ऐसी ही लंबी लंबी पोएम्स भी लिखा करते थे। इन लंबी पोएम्स को मनवीस कहा जाता था। तो ये जो लंबी पोएम्स थी इसमें ये अपना प्यार दिखाते थे या किसी की प्रेम कहानी को ऐसे कह के सुनाया करते थे इन द वर्जन ऑफ लॉन्ग पोएम्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मलिक मोहम्मद जायसी एक पोएट थे। ये मिस्टर मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये पोएट थे। इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था प्रेम आख्यान पद्मावत। ये एक लव स्टोरी पे बेस्ड थी। राजा चित्तौड़ के राजा थे रत्न सेन, उनकी जो बिलवेड थी पद्मिनी, रानी पद्मिनी, जिसपे मूवी पद्मावत भी बनी है। तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने ये पूरी कविता लिखी हुई थी, उनके प्यार को दिखाते हुए, दर्शाते हुए। तो ये ऐसे ही जो लव के सिंबल्स थे उनके ऊपर कविताएं लिखते थे, प्रेम कहानियों के ऊपर कविताएं लिखते थे और अपना डिवाइन लव शो करने की कोशिश करते थे इन पोएटिक कॉम्पोजिशंस के थ्रू। और ये जो पोएटिक कॉम्पोजिशंस होती थी ये हॉस्पाइसेस में गाई जाती थी समा के दौरान। जब गैदरिंग्स होती थी तो हॉस्पाइसेस वर द प्लेसेस जहाँ पे जो सफरर्स होते थे उनका ट्रीटमेंट किया जाता था, गरीबों को लाके रखा जाता था। और उस समय जब वहाँ पर हॉस्पाइसेस में इन्हीं गीतों को गाया जाता था। फिर एक दूसरा तरीका भी था सूफी पोइट्री का, जिसको कि बीजापुर कर्नाटका में जो जगह है एक बीजापुर नाम की, वहाँ पे देखा जा सकता है। तो वहाँ पे इन्होंने एक नया लैंग्वेज ट्राई किया, दैट वाज दक्खनी, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। इट्स अ वेरिएंट ऑफ उर्दू। तो वो दक्खनी लैंग्वेज में इन्होंने शुरू किया। चिश्ती सूफीज जो थे इस रीजन के 17th और 18th सेंचुरी में जो पोएम्स लिखा करते थे वो दक्खनी लैंग्वेज में लिखा करते थे। और मेन बात ये थी कि ये जो पोएम्स थी वो वहाँ की औरतें गाया करती थी कोरस में। मतलब 8-10 औरतें बैठ गई, अपना घर का काम करती जा रही हैं या गेहूं पीस रही हैं, तो साथ में बैठ के या व्हील स्पिन कर रही हैं, तो उस टाइम बैठकर ये सब साथ में वो गाने गाया करती थी। इसी तरीके से कुछ हैं ललाबाइज भी हैं। ललाबाइज आर लोरियां। तो इसको लोरी नामा भी कहते हैं या ललाबाइज कहते हैं या शादी नामा, वेडिंग्स के लिए सॉन्ग्स होते थे। तो ऐसे ही प्यार भरे संगीत ये बनाते थे हर ओकेजन के लिए। और ये माना जाता है कि इस रीजन के जो सूफीज थे वो जो ऑलरेडी भक्ति ट्रेडिशन वहाँ चल रहा था, विच वॉज कन्नड़ वचन्स। जो लिंग्यात का जो ट्रेडिशन वहाँ चल रहा था, हमने देखा था ना कि कर्नाटका में लिंग्यात्स थे जो कि शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी की और विष्णु जी की, प्लीज कंफर्म। तो वो पूजा करते थे लिंग्यात्स। तो कन्नड़ में उनके वचन चलते थे। तो ये सूफीज उन वचनों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, इन्फ्लुएंस थे। और मराठी के अभंग्स चलते थे और पंढरपुर में संत चला करते थे। तो इस तरीके की ये जो ऑलरेडी ट्रेंड्स चल रहे थे पोएम के, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उसी को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। और इसी तरीके से उन्होंने इस्लाम को धीमे धीमे करके डेक्कन में सेटअप कर दिया। क्योंकि ऑल टुगेदर कुछ एक नया ट्रेडिशन लेकर आते, नया ट्रेंड लेकर आते, तो वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन जो वहाँ ट्रेंड चल रहा था कन्नड़ में वचन्स बोलने का या फिर
पंधारपुर में संत्स का या मराठी में अभंग्स का जो ट्रेंड चला आ रहा था, इन्होंने उसी फॉर्मेट को अपनाते हुए डेक्कन में धीमे धीमे इस्लाम को स्टेब्लिश कर दिया। तो ये जो गाने जैसे गाया करती थी स्पिनिंग व्हील के टाइम पे, वो हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमने लास्ट में भी देखा था कि वो सॉन्ग प्रॉपर सेट होता था। जैसे जैसे आप कॉटन चला रहे हो उसको जिक्र जाली बोलो, या सेपरेट कर रहे हो कॉटन के थ्रेड्स को उसको जिक्र कालिब बोलो। एंड एज योर स्पूल द थ्रेड हु शुड डू, तो जैसे जैसे आपको स्पूलिंग करनी है, उस थ्रेड को लपेटना, उसको जिक्र ऐन ही बोलो। जिक्र शुड बी अटर्ड फ्रॉम द स्टमक थ्रू द चेस्ट, आपके एकदम पेट से आवाज निकलनी चाहिए, सीने तक आनी चाहिए जब आप जिक्र वर्ड बोल रहे हो, और अपने गले तक निकाल के उसको लेकर आओ, अपनी सांसों में उसको बसा लो एक एक करके, और कम से कम 24,000 टाइम्स उसको बोलो एक दिन में, रात में। और इस तरीके से आपको पीर का जो गिफ्ट है वो मिलेगा। पीर इज लाइक सेंट। तो दिस वाज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब दूसरा चीज है इसमें सूफीज और स्टेट का क्या कनेक्शन था। जिस राज्य में सूफीज रहते थे, ये तो अभी हमने देखा कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज अपना के वो अपना ट्रेडिशन को फैला रहे थे, अपने जो तरीका था उसको फैला रहे थे। लेकिन स्टेट से उसका क्या रिलेशन होता था, तो एक जो मेजर फीचर देखने में आता है चिश्ती ट्रेडिशन का, वो है ऑस्टेरिटी, जिसमें मेंटेन करके रखते हैं वो एक डिस्टेंस वर्ल्डली पावर से। मतलब पूरा पूरा डिवोशन होता है भगवान के लिए, लेकिन वो वर्ल्डली पावर जो दुनियादारी है, उनकी जो लैविशनेस है, उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। पूरा पूरा डिवोशन रखते हैं, वहां रहकर भी उससे दूर रहते हैं। तो दुनिया में रहकर भी दुनिया की पावर से उन्हें लेना देना नहीं होता, उनके पास एक ही अल्टीमेट पावर होती है, दैट इज द पावर ऑफ गॉड। और इस तरीके से, लेकिन उनका ये भी था कि पूरी तरीके से वर्ल्डली पावर से अलग भी नहीं थे। जैसा कि अभी हमने बताया कि वर्ल्डली पावर वहां रहकर भी वो उससे कनेक्टेड नहीं थे, तो उनको पॉलिटिकल पावर से एकदम हटके भी नहीं थे कि पॉलिटिकल पावर से हम बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखेंगे, किंग से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। तो इट वाज नॉट लाइक दैट। वो वहां थे, एब्सोल्यूट आइसोलेशन में नहीं थे कि अपने आप को अलग हटा लिया हो। जो सूफीज थे उन्होंने ये कैसे पता चलता है कि पॉलिटिकल पावर से भी इनके कनेक्शंस रहते थे। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि तुम राजा हो तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या तुम हमको कुछ दोगे तो हम लेंगे नहीं, हम डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट वाज लाइक हम तुमसे मांगने नहीं जाएंगे, वी आर हैप्पी इन व्हाट वी हैव, विल नॉट गो फॉर एल्म्स, हमको एल्म्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी खुद की विश से हमें कुछ दे रहे हो, सो विल नॉट डिनाई इट। तो ये देखने को मिलता है कि जो सूफीज थे उन्होंने कई सारे अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स और डोनेशंस को एक्सेप्ट किया था, जो कि पॉलिटिकल एलाइट्स ने उनको दिए थे। तो जो बड़े बड़े अमीर वेल्दी लोग होते थे, उनको बिना मांगे जो ग्रांट्स या डोनेशंस मिल जाते थे, वो उसको यूज कर लेते, वो उसको ले लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन साथ साथ में क्योंकि उनके पास मनी आया, तो उनको वर्ल्डली पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उस मनी को चैरिटेबल ट्रस्ट में, इस चैरिटेबल ट्रस्ट को कहा जाता था औकाफ। तो जो भी धन इनको मिलता था औकाफ, वो इस औकाफ में डोनेट कर देते थे, जमा कर देते थे। फिर ये चैरिटेबल ट्रस्ट क्या था, हॉस्पाइसेस में और टैक्स फ्री तरीके से उनको जो भी टैक्स फ्री लैंड मिलता था, उसमें ये लोग जो भी टैक्स फ्री लैंड होता था वो खरीद लेते थे, वहाँ हॉस्पाइसेस बना देते थे, और उन हॉस्पाइसेस में जो रहने वाले लोग थे उनकी हेल्प के लिए वो पैसा वो यूज कर लेते थे। तो चिश्तीज ऐसा नहीं था कि डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो चिश्तीज का कहना था ये डोनेशंस एक्सेप्ट करेंगे कैश में भी, और जो काइंड है लैंड दे सकता है वो लैंड ले लेते थे। लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए उसको यूज नहीं करते थे, और डोनेशंस को इकट्ठा करके उनको फुली इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स जो होती थी उनके लिए, ऐसा भी नहीं था कि उस पैसे को वो रोक के रख लें और फिर
आगे के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी तब काम करें। इमीडिएट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, जैसे खाना पानी मुहैया कराना है सब जगह पर, जो लिविंग बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो पूरी करनी है, रिचुअल की नेसेसिटीज़ हैं जैसे समा के लिए उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो खर्चा वर्चा लगेगा उसमें वो यूज़ कर लिया करते थे। और इसी की वजह से, उनके इस नेचर की वजह से उनका जो मॉरल अथॉरिटी था, शेख्स का जो मॉरल अथॉरिटी था, उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि ये देखो कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, जो दान का पैसा होता है वो दुनिया के धर्म कर्म में लगाते हैं। तो लोग उस तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे और उनके जो डेडिकेशन था, जो वो जिस तरीके से एकदम खुले दिल से हेल्प करते थे, और तो लोगों का बिलीफ बढ़ गया था कि हो सकता है इनके पास कुछ मिरेक्युलस पावर्स भी हों, और वो धीमे धीमे करके आम जनता के बीच में पॉपुलर होने लग गए थे। और ऐसा भी देखने में आता था कि भाई किंग्स ने उनको सपोर्ट किया है तो दैट मीन्स किंग का भी उनको सपोर्ट हासिल है, तो दैट मीन्स इनके पास कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल होगा, कोई तो मिरेकल होगा, तभी राजा महाराजा भी इनके पास आ रहे हैं। और किंग्स लोग जनरली अपना जो इनके साथ कनेक्शन था सूफीज के साथ वो क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करते थे। कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे जिनको वो फॉलो करते थे जो किंग्स थे उस टाइम के। जब तुर्क्स ने दिल्ली में अपना सल्तनत जमा लिया, तुर्क्स आए और दिल्ली में सेटल हो गए, अपनी सल्तनत बना